बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म ने अपनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद तकरीर की और तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस भी दिए। उसके बाद उनके जो इत्तेहादी थे उनकी तरफ से MQM और GDA की तरफ से भी तकारीर हुई, उसके अंदर भी रेफरेंस दिए गए और एक अच्छी जमहूरियत की बात की गई, वादा वफा करने की भी बात की गई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं एनालिसिस करूं तो इत्तेहादियों की तरफ से ये कहा गया कि अच्छी जमहूरियत की बुनियाद रखनी है हमें इस ऐवान के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सारे ओथ उठा कर आए हैं। उसके कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब MQM की लीडरशिप को मिले और ऑब्वियसली चेयरमैन सेनेट के लिए उनको कन्विंस करने की कोशिश की। MQM की तरफ से एक जो हमने सामने देखी बात आते हुए वो ये भी पता चला है कि MQM डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि दे शुड ऑप्ट फॉर दिस। इस सारी सिनेरियो में ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर होता रहा, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर मेरे ख्याल में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रवायात, इज़्ज़त, वक़ार जो हम लोग बहुत बात करते हैं, हमारा माशरा हमें सिखाता है, हमारा दीन हमें सिखाता है, हमने देखी कि वो वहाँ पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता नज़र आया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आज भी बात हो रही है कि क्या ज़रूरत थी वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, जबकि इट वॉज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट टाइम। पंजाब के ऊपर क्या अब बात होने जा रही है, क्योंकि पंजाब की सियासत, पंजाब के अंदर जो हुकूमत चल रही है उसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, कंसर्न कॉर्नर की तरफ से भी हैं, और PDM का अब जो अगला हिट पॉइंट है दैट इज़ पंजाब एंड सेनेट। सो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। अपने प्रोग्राम सेगमेंट में मुझे आज ज्वाइन किया है यशफीन जमाल ने, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे साथ हैं नदीम रज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जी। यशफीन, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत पेश आई वज़ीर आज़म को? कोई ऐसी अपेरेंटली कोई ऐसे चीज़ें रडार पर नहीं थी कि वज़ीर आज़म को किसी किस्म का ख़तरा हो? क्या प्रेशर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का, या कोई और वजह थी? जी, थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी। ये जो बात है ना कि प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत क्या थी, तो मतलब ऑब्वियसली कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि वो खुद को इस तरह के इम्तिहान में डाले। जैसे ही हमने देखा कि सेनेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आना शुरू हुए और जो सबसे बड़ी प्राइज्ड सीट थी यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज शेख वाली, उसका नतीजा आया, तो उसके बाद आपने भी देखा होगा कि एक डिबेट जनरेट होना शुरू हो गई कि एक सिटिंग गवर्नमेंट इस्लामाबाद से अपनी जनरल सीट हार जाए तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत नाकामी की तरफ जा रही है, हुकूमत पर एतमाद खत्म हो गया है, हुकूमत के अपने ही अरकान का हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से जो दूसरा कैंडिडेट है वो कोई ना कोई वोट काबू करने में कामयाब हुआ, सो टू से। तो आई थिंक कि वो जो एक डिबेट बिल्ड होना शुरू हुई, मैं ये समझती हूँ कि देखिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मे बी यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ये बात मैं पहले भी अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कह चुकी हूँ कि खान साहब ने फॉर वंस एक बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर मूव की है, मैं समझती हूँ, क्योंकि अगर खान साहब ये मूव खुद ना करते तो आप ये देख लेते कि आने वाले कुछ दिनों में ऑपोजिशन की तरफ से बार बार वो कहते हैं ना, वो डराया जाता कि ये अभी हम आज लेकर आ रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ, हम कल लेकर आ रहे हैं। तो खान साहब ने पहली तो बात ये कि बॉल ऑपोजिशन की कोर्ट में नहीं जाने दी। उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये काम खुद ही करेंगे और उसका जो भी नतीजा होगा वो देखा जाएगा। और मैं आई रियली वांटेड टू लुक इट अप, लेकिन मैं नहीं देख सकी इसको, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो गवर्नमेंट इस वक्त लाइन ले रही है या बता रही है, वो ये है कि लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक दफा कोई प्राइम मिनिस्टर ईवान से एतमाद का वोट हासिल कर ले तो अगले 6 महीने के लिए ये कार्रवाई दोबारा रिपीट नहीं की जा सकती। तो अगर ये बात ठीक है, आपका पॉइंट ये ठीक है, और ये हम कल भी अशतर और साफ साहब हमारे प्रोग्राम में थे, ट्रांसमिशन में, वो भी उनसे भी हमने सवाल किया था। मेरा सवाल फिर वही है कि एक समरी भेजी जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके बाद प्रेसिडेंट इस चीज़ का कहते हैं कि जी नेशनल असेंबली का इजलास हो गया एंड ऑल दैट। अगर ख़तरा प्राइम मिनिस्टर को लगा या ख़तरा नहीं था और उनको एक ये प्रिज्यूम उन्होंने किया कि अपोजिशन इस तरह, PDM इस तरह खेलेगी, तो आपको लगता है कि दैट्स द राइट अप्रोच? PDM जो चाह रही थी वो हो गया। डू यू थिंक दैट्स राइट? नहीं, लेकिन PDM तो ये बबल क्रिएट कर रही थी ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शायद वो नहीं एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे। वो तो ये कह रहे थे कि कितने अरकान किधर से डिफेक्ट करके आए हैं और गिलानी साहब सीट जीते हैं,
ये तो नंबर्स जो हैं गिलानी साहब के केस में तो वाकई ये नंबर्स बता रहे थे कि लोगों ने पार्टी का साथ नहीं दिया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ नहीं दिया है। आई मीन दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर कि उसकी रीजंस क्या हैं। वो जो एक मकरू पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत हमेशा सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाता है, ये कोई आज पहली मर्तबा नहीं हुआ, वो सारा कुछ इन प्लेस था। तो खान साहब ने बजाय इसके कि वो अपने सियासी अपोनेंट्स, जिनके साथ मैं समझती हूँ कि वो पर्सनल हुए हुए हैं आजकल और हमेशा से हैं पर्सनल, उनको ये मौका देने के बजाय कि वो फ्रंट अपर हैंड होता उनका, वो फ्रंट फुट पे आके खेलते, खान साहब खुद फ्रंट फुट पे आके खेल गए। तो आई थिंक कि ये कार्रवाई शायद होनी ही थी। ऑपोजिशन करती तो मेरा ख्याल है खान साहब ने वो थोड़ा सा साथ में एक फेस सेविंग कह लीजिए या ईगो बूस्ट कह लीजिए, वो भी अपने लिए साथ में जो है वो खातिर में रख लिया और ये मूव खुद की जस्ट टू probably maybe look and sound confident, I think. 16 लोग, वज़ीर आज़म कहते हैं 15-16 लोग बिक गए। वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में भी कहा कि बिक गए। तो वो 15-16 लोगों ने कल वज़ीर आज़म को जब वोट दिया तो उस वक्त वो बिके हुए नहीं थे, और पहले जब खामोशी में अंधेरे में सीक्रेट बैलेटिंग में वो बिक गए थे, जब बैलेट ओपन किए गए, जब पब्लिकली पूछा गया तो फिर उस वक्त ये नहीं बिके। सो वो 16 लोग अब किस कैटेगरी के अंदर आप फॉल कराती हैं? देखिए ना, ये 16 लोग तो मंसूर वही कैटेगरी के लोग हैं जो इस मुल्क में इस तरह के मौके पे हमेशा मेक और ब्रेक की सिचुएशन और पोजीशन में आ जाते हैं, और उसकी रीजन ये नहीं होती कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन ये होती है कि दे आर अवेलेबल फॉर सेल, एंड विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। खान साहब ने अगर ये कहा कि ये लोग बिक गए, तो मैं आपको पता है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी चीजों से हमेशा डिसएग्री करती हूँ, पब्लिकली डिसएग्री करती हूँ, लेकिन फॉर वंस आई रियली वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बेहतर, एक अच्छी मूव की जब ये कहा कि ये जो बैलेट है ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इस मुल्क की बहुत सारी पुरानी खराबियों का की जो है वो बेहतरी हो जाती, नुकसान जो पहले हम उठा चुके हैं उनके उसके अजाले की तरफ हम चले जाते अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए साथ बैठती। लेकिन आपने ऑपोजिशन का मौकफ देखा, ऑपोजिशन का मौकफ ये था कि ये काम तो बात जो कह रहे हैं ये तो बंदा ठीक कह रहा है, लेकिन क्योंकि ये बंदा कह रहा है तो अब हम साथ नहीं देंगे। उस चीज के अंदर ऑपोजिशन ने कोऑपरेट नहीं किया, और आई रियली हैव टू से दिस के गिलानी साहब के जीतने के बाद ये बात साबित होती है कि ऑपोजिशन ने सारी चीज को कैलकुलेट किया हुआ था, दे हैड अ रीजन एंड अ मोटिव जिसकी वजह से उन्होंने एग्री नहीं किया ओपन बैलेटिंग के लिए। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर देखें, ये 16 लोग तो वही लोग हैं जो हमेशा जो है वो आपने वो कॉल वीडियो लीक्स। यशफीन, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। व्यूज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नदीम रजा साहब, आपने बात सुनी मेरी और यशफीन की। यशफीन एग्रीज के प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लिया है ज़रूरत थी पीडीएम, वरना एक वो नो कॉन्फिडेंस की जो तलवार थी वो सर पे लटकती रहती थी। सो इट्स अ गुड स्टेप। लेकिन बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उनका व्यू पॉइंट ये है कि जी इट वाज अनकॉल्ड फॉर, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर थ्रेट है कहीं पर हुकूमत को तो वो सेनेट इलेक्शन के लिए है या फिर पंजाब के लिए है। आपका क्या एनालिसिस है जी इस पर? देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको लेना तो था ही, क्योंकि जो सेनेट में जिस तरह से हफीज शेख को शिकस्त हुई है, हफीज शेख की शिकस्त जो है वो हुकूमत की शिकस्त थी, और यूसुफ रजा गिलानी की फतह के बाद जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन हुई है हुकूमत के अंदर, तो इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन बज़ाहिर वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस का वोट तो मिल गया है, पहले से ज़्यादा के ज़्यादा वोटों के साथ मिला है जी। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये उनके हक में नहीं रहेगी। जिस तरह से आज इस्लामाबाद में सब कुछ हुआ है डी चौक पे, और जो अपोजिशन रहनुमाओं को जूते मारे गए हैं, उनके पीछे जो लोग गए हैं, तो पाकिस्तान की सियासत को वैसे ही बुरा भला कहा जाता था, लेकिन आए रोज और हर वक्त जो वक्त गुजर रहा है उसके साथ साथ उसमें जिस तरह की इंतहा पसंदी का जो गलबा आ रहा है
वो इंतहाई खतरनाक है। ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये आग जो है, आज उनके ऊपर हमला हुआ है, कल इनकी भी बारी आएगी। क्योंकि ये जो बेसिकली हुकूमत में जो लोग आते हैं, ये बकौल राहत इंदौरी के, ये सब किराएदार होते हैं, ये इनका मुस्तकिल मस्कन नहीं होता है। बिल्कुल सही। आज ये है, कल कोई और आएगा, कल किसी की बारी होगी। लेकिन जो इंतहा पसंदी का कल्चर फरोग दिया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। जहां तक रही बात आपकी कि जो असल मार्का है वो 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन का, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा मार्का होगा। ये उसी तरह से बातें हो रही हैं कि अगर आपके हक में वो दिन है तो अच्छा है, अगर आपके खिलाफ है तो वो दिन बुरा हो जाता है। अच्छा तो नदीम साहब, मैं जरा चेयरमैन सेनेट की तरफ में आता हूँ। मुझे जरा ये जो कल हुआ, मरियम औरंगजेब को धक्कम पेल, शायद खाकान अब्बासी के साथ हाथापाई, मुसद्दक मलिक को थप्पड़ मारा गया, एहसन इकबाल पे जूता फेंका गया, क्या बताने की कोशिश की गई? मतलब आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन को चोर, डाकू, लुटेरे कहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीनी चोर, दवाई चोर, ये सब कुछ कहते हैं। सो उसका जो इम्पैक्ट है वो अब एक आम आदमी पर आ गया, उसके अंदर इतना एग्रेशन आ गया है कि वो नहीं देखा उसने कि पार्लियामेंट के बाहर ये लोग खड़े हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, एंड दिस होल मेस अप हेल्ड ओवर देयर। क्या किधर जा रहे हैं हम? ये देखें, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी तो नहीं थे। ये आम आदमी नहीं है जिन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं के ऊपर अटैक किया है, जूता मारा है, उनको किक मारी है, ठुड्डे मारे हैं। तो ये आम नहीं है, क्योंकि पहले से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है हिमायत में और मुखालफत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुन थे, सारे के सारे उनके रहनुमा थे। और आपने माजी आप क्यों भूल जाते हैं? हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती जा रही है। जो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है, वो किस तरह से अटैक हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सारी सूरत हुई थी, वहां पे किसने कपड़े टांगे थे। तो ये देखें, ये मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि एक ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के सियासतदानों को यानी कि गाली बनाया जा रहा है, स्टिग्मा के तौर पे उनको जाहिर किया जा रहा है। जैसे आज ये इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये इन्होंने जाना है एक दिन। अगर आज आपने उन्हें ठुड्डे मारे हैं तो फिर कल आपका भी नंबर आएगा। जब आप गाली दे रहे हैं उनको, तो वो दूसरी तरफ से भी बाउंस बैक होगी ये सारी चीजें, क्योंकि ये फितरी अमल है। और आप जब लोगों के जहनों को वर्गलाएंगे, लोगों को जमा जिस तरह से बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत लोगों को यहाँ पे जमा किया गया था और ये अटैक कराया गया है, तो इस डोज धमकी से हुकूमत नहीं चला करती। इन्हें चाहिए कि अवाम देखें, जो अगर अवाम होते हैं, अवाम तो परेशान है, अवाम किसी को अच्छा नहीं समझते हैं। क्यों? कि जितने भी सियासतदान हैं, बगैर यानी कि इख्तिलाफ राय के, वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट के लोग हों, अवाम तो पिस रहे हैं, मुस्तकिल अवाम पिसे जा रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं आ रहा है। ये सिर्फ अपनी बंदर बांट जो होती है उसके लिए सब जमा हो रहे हैं। आपने पार्लियामेंट में भी देखा, गुज़िश्ता रोज आप वहां पे देखा, डी चौक के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से एक मजाक उड़ाया जा रहा है एक दूसरे का। आप ठुड्डे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। देखें, इस दौर में पार्लियामेंट को जिस तरह से बेतौकीर किया गया है और सियासतदानों के खिलाफ जिस तरह से स्कैंडल्स लाए जा रहे हैं, को के करप्शन सबने की होगी, लेकिन इस तरह से सरे बाजार एक दूसरे को मारना, तो ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ इंतहा पसंदी, ये सिर्फ एक तरफ नहीं है, इंतहा पसंदी ये हर तरफ आ गई है और ये मुआशरे को तबाह कर देगी आपके। बिल्कुल ठीक है। यशवीन, मुझे एक चीज बताएं, नवाज शरीफ डाकू है, 30 साल से उसका जो टाइम था, डिकेड ऑफ डार्कनेस कहा इमरान खान साहब ने। आसिफ अली जरदारी पूरी दुनिया में मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है। मौलाना फजल रहमान हमेशा से 2 नंबर है। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान का सबसे करप्ट आदमी है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। आपका डिफरेंस जो मर्जी है, लेकिन दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ऑन द फोरम ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद यही जबान हम कल से देख रहे हैं सोशल मीडिया और हर जगह हो रही है। ये सही तरीकेकार है? जी, इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है मंसूर की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तब कह रहे हैं जब वो दूसरी मर्तबा एक टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनकर सामने आए हैं। उन्होंने उसी वक्त एतमाद का वोट उस ईवान से लिया है
और उसके बाद भी उन्होंने ये फैसला किया कि वो सिवाय कुछ फर्दर लोगों को इस तरह के जो है वो टाइटल से मुखातिब करेंगे, वो लोगों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, वो पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मैं कम से कम ये चाहती थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइम मिनिस्टर कोई प्लान ऑफ एक्शन बताते। वो ये कहते कि 2.5 साल हो गया इक़्तिदार में, हमने सब कुछ शायद बहुत अच्छा नहीं किया होगा, कुछ अच्छाइयाँ की हैं, कुछ कोताहियाँ हुई हैं, ये कोताहियाँ हैं, हम इनको अब इस तरीके से आगे लेकर चलना चाहेंगे। लेकिन हमें उस पूरी तकरीर में ये सारा कुछ कहीं नहीं मिला, सबसे वही मिला कि एनआरओ नहीं दूंगा, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, और बाकी सारा कुछ जो है वो आपने काफी कुछ बता भी दिया। आपने अपने इब्तिदाइये में भी एक बात कही थी और अभी आपने नदीम साहब से भी डिस्कस किया, जो अभी आप बात कर रहे थे कि ये कहा गया है ईवान में तकारीर के दौरान कि हमें अच्छी जमहूरियत चाहिए। तो अच्छी जमहूरियत का जो नमूना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पेश करके पार्लियामेंट में एंटर हुई थी, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी कुछ बात होनी चाहिए थी, जिसकी तरफ अभी आप लोग इशारा कर रहे थे और हवाला दे रहे थे कि जो मनाज़िर हमने कल पार्लियामेंट हाउस के बाहर से देखे, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नदीम साहब कि हमने पॉलिटिक्स को और पॉलिटिशियंस को इस मुल्क में हम एक स्टिग्मा बना के इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ये जो ये रविश है ये बहुत खतरनाक है। लेकिन इस रविश का आगाज जो है वो आज से नहीं हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब धरना दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, इसका आगाज तब से हुआ था। मैं खुद उस वक्त पीटीवी में थी जब पीटीवी पर ये अटैक हुआ था। जिस तरीके से तबाह बर्बादी करके गए थे वो हम जानते हैं, और वो पूरा दिन पीटीवी के एम्प्लॉइज जिस खौफ में मुब्तला रहे कि किसी भी वक्त ये मॉब दोबारा से वापस अंदर ना घुस आए, और यहाँ पर खवातीन हैं और हमें जिस तरीके से वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ मत जाएं। आई मीन वो भूलने वाली चीजें, भूलने वाली बातें नहीं है जो कुछ इस मुल्क में पहले हो चुका। अनफॉर्चुनेटली उस चीज को अब फिर से रिपीट किया जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और मैं आखिर में एक बात जरूर ऐड करना चाहती हूँ इस टॉपिक के ऊपर मंसूर, कि हमारा मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है ये देखने की भी जरूरत है। इतना अनफॉर्चुनेट था कि कल जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के बाहर, एक मेन स्ट्रीम चैनल की मेन स्ट्रीम एंकर को मैंने मोहम्मद जुबैर से ये सवाल पूछते हुए सुना है खुद कि आपको क्या जरूरत थी वहां पर जाने की, आपने वहां जाकर लोगों को प्रोवोक किया है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो क्या होता। सही कह रही हैं। बिल्कुल, हम हमारे पास हर चीज की जस्टिफिकेशन है, अगर वो हमें सूट करती हो तो ठीक है, अगर ना करती हो तो नहीं ठीक। नदीम साहब मुझे एक और चीज बताएं, फहमीदा मिर्जा वेरी रिस्पेक्टेबल लेडी स्पीकर रही हैं, उन्होंने कल 2-3 चीज़ें, एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि उसकी ड्यूटी है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करे इलेक्शंस को फेयर एंड फेयर, ऑनेस्टली, जस्टली, और ये बिल्कुल उन्होंने उसका बताया, आर्टिकल 218 क्लॉज थी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा पार्लियामेंट को मजबूत करे और उसके अंदर लीडर ऑफ हाउस की भी इज्जत होनी चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन की भी होनी चाहिए। सर इधर तो सलाम क्या हाथ मिलाने से रवादार नहीं है, कौन सी जमहूरियत ढूंढ रहे हैं आप नदीम साहब? जमहूरियत अपनी पसंद की, सच अपनी पसंद का, जो कानों को आपके भली बात लगे वो हर इंसान सुनना और देखना भी चाहता है। उसके अलावा अगर आपके मुवाफिक हालात ना हो, अगर वो मौसम जो है वो आपके हक में ना हो, तो आप बोलते हैं ये इससे जो है ना मौत ही भली है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो जिस तरह का कल्चर, ये जो तहरीक इंसाफ के दौर में परवान चढ़ रहा है, तो ये इंतहाई पाकिस्तान की सियासत के लिए ख़तरनाक है। देखें जिस तरह से इमरान खान सियासत कर रहे हैं, आपके इल्म में शायद हो या ना हो, मैं एक कोट बात करता हूँ, इनकी ऑर्गेनाइजेशन एक रही है अमेरिका में रजिस्टर्ड है इक़्तिदार, उस जमात का जो मैनिफेस्टो है, क्योंकि मैंने खुद ने भी वाशिंगटन डीसी में उस ऑफिस का वर्चुअल ऑफिस है उसका विजिट भी मैंने किया है, उसके जो मैनिफेस्टो है और ये उस पर लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चाहते हैं। तो जब वो आप तमाम सियासतदानों को गंदा कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या होना है, ये उसी डिक्टेटरशिप की तरफ कंट्रोल डेमोक्रेसी अभी भी चल रही है, लेकिन इसको मजीद फर्दर ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसी फार्मूले को आगे लेके जा रहे हैं। आप फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत यानी कि वोकल एक है मिनिस्टर, वो भी कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत भी इतनी अच्छी नहीं है कि अवाम की तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो बात तो वही है, सच वही है जो सर चढ़ के बोलता है कि गवर्नमेंट कुछ भी यानी कि रोल अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रही है, कि अवाम जिस तरह से अपने जो उनके मफादात थे उनको ठेस पहुंच रही है। आप देखें करप्शन जो पहले भी हो रही थी आज नहीं हो रही, क्या आज इसके रेट्स बढ़ गए आज इसके बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं। तो और फिर दूसरी बात रही कि पार्लियामेंट की जो बेतौकीरी की जा रही है, जितने पॉलिटिशियन है ख्वाह वो कराची में हो
या पंजाब में हों, ये उसी तरह से एक ये तलातुम बपा किया जा रहा है सियासत के अंदर कि लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जाए, वो गालम गलोच पे आए और आम आवाम वो देखें बोले कि इनसे तो अच्छा ये है कि अमरीती हो तो वही बेहतर है, बिल्कुल। निजाम और नदीम साहब मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, आप यकीन करें ऑफ द रिकॉर्ड ये डिस्कशन काफी अब हाई लेवल पर होने लग गई है कि जी ये जो पार्लिमानी निजाम है ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता जी, यहाँ पर सदारती निजाम होना चाहिए। और आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं कि दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। यशफीन मुझे एक चीज बताएं, ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, MQM हो गए, उसके बाद GDA हो गया, चौधरी हो गए पंजाब के, और बाप जो है बलोचिस्तान, इनका फ्यूचर क्या है? वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात कर रहे हैं, चौधरी ऑब्वियसली दे वांट टू लुक अप टू फॉर द चीफ मिनिस्टर थिंग। उन्होंने कहा काफ़ी 2.5 साल हो गए हम बुजदार खेली जा रहे हैं, अब मतलब थोड़ा काम करके दिखाएं, आगे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं। कैसे देख रही हैं आप इस ये अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद? शादियों का जो मामला है वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, ये हमेशा से ऐसा ही है, गिव एंड टेक की एक लड़ाई है, एक जंग है जो जारी रहती है। जो भी कोalition गवर्नमेंट्स आती हैं, ये खाली इस गवर्नमेंट का मसला नहीं है, और हर दौर के इन इत्तेहादियों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। MQM की तो अपने इंटरेस्ट को मनवाने की और गिव एंड टेक की, गवर्नमेंट से बाहर निकलने की, गवर्नमेंट में वापस आने की एक तवील हिस्ट्री है, वो तो बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम के। आई डोंट नो कि इस दफा क्या होगा। GDA का जहां तक मामला है, वो भी कल पूरा दिन ही खबरें फ्लोट होती रही कि शायद कोई नाराजगी है, वो शायद नहीं आएंगे पार्लियामेंट के अंदर। तरह तरह की थ्योरीज उसके इर्द गिर्द भी जो है वो बिल्ड की जाती रही, क्योंकि वो एक सेनेट की सीट का जो मामला था, उनकी तरफ से जो सेनेटर इलेक्ट होने वाला इशू था। आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया, PMLQ की भी कोई ग्रीवेंस डेफिनेटली चल रही है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग ये है कि फिलहाल परवेज इलाही साहब और गुजदार साहब जो है वो ठीक ग्रिड पर हैं। और ये जो ऑपोजिशन भी इस वक्त, ये भी एक रूमर है और एक खबर है कि शायद वो अब वोट ऑफ ये जो नो कॉन्फिडेंस वाला मामला है, इसको गुजदार साहब की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, और रिलायंस उनका इस सारे मामले की को लेकर PMLQ के ऊपर है। जरदारी और परवेज इलाही साहब, आसिफ अली जरदारी और परवेज इलाही साहब, मुझे जरा दोनों से इस पे जरा क्विक जवाब दीजिएगा। नदीम साहब पहले आप दीजिएगा, ये जो एक बॉन्ड बना है, डू यू थिंक इट्स डूएबल? ये पंजाब के अंदर कुछ चेंज कर सकती हैं चीजें? अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो पंजाब के अंदर उठाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो पंजाब में एक्टिव है, वहाँ पे हमजा शहबाज के साथ भी मुलाकातें हैं, क्योंकि ये फार्मूला देखें, इसी तरह से इस मुल्क में जो सियासत, बाकी जो मानदा वक्त रह गया ना इस गवर्नमेंट का, तो उसमें इसी तरह की चीज़ें होंगी, इसमें यानी कि स्कूप, नए नए स्कूप होंगे, उसके ऊपर आएगा। और नेक्स्ट जो परवेज इलाही है, जिस तरह से उन्होंने कामिल आगा को अपना अलग कराया है कम वोटों के साथ ही, और अब जो भारी जरब लगने वाली है वो पंजाब में लगेगी। पहले तो खैर ये आपका ये सेनेट चेयरमैन का मामला है, उसके बाद पंजाब में इनके ऊपर नुकसान होने जा रहा है। तो यही हालात इस तरफ इस नहज पे लेके जाएंगे कि फिर यही होगा कि ना चाहते हुए भी इस सिस्टम की जो बिसात है, उसके जो बखिए हैं, उसको उस तरह से उधेड़ा जाए। फिर कोई ना बोले बस सही है, एक ही सिस्टम हो और जिसमें एक ही शख्स हो, उसी किताबे हर कोई काम कर रहा हो, एक ही को पकड़ा जाए, और बाकी इतने सारे लोगों का जो लाओ लश्कर है उससे बात ना की जाए। मेरे ख्याल में हम उसी तरफ जा रहे हैं। यशवीन, आपका क्या व्यू पॉइंट है? पहले पंजाब पे बात करते हैं, फिर मैं सेनेट इलेक्शंस के ऊपर आता हूं जी, चेयरमैन सेनेट के ऊपर। पंजाब के ऊपर क्या व्यू है आपका? देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, बुजदार साहब को प्रेशर में लाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने की बात हो रही है। बुजदार साहब क्यों मजबूरी है प्राइम मिनिस्टर के? यशवीन, प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी क्यों है उस्मान बुजदार? देखिए, अब ये इस डिबेट के अंदर मेरा ख्याल है नहीं जाते तो बेहतर है। उसकी बहुत सारी डिफरेंट जो है वो बातें हम तक पहुंचती हैं और बताई जाती है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बुजदार साहब को कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, हम अंडर एस्टिमेट भी करते हैं शायद। जो अभी आपने बात की है कि जरदारी साहब और परवेज इलाही साहब की कोई ग्रिड है, तो अपने आप को सियासी तौर पर मुस्तहकम रखने के लिए बुजदार साहब ने भी बहुत सारी ग्रिड्स पंजाब में बनाई हुई हैं, उनको इतना इजी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, यूसुफ रजा गिलानी का सेनेटर मुंतखब होना इस्लामाबाद में
मुझे वैसे भी कोई शक नहीं था जरदारी साहब की पॉलिटिकल अक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन अगर कोई था तो वो खत्म हो गया। जरदारी साहब नोज हाउ टू टर्न थिंग्स अराउंड इन अ वे जो उनको सूट करते हो। कि कोई ये सोच सकता है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से जितनी अपोजिंग पार्टीज हैं उन सब से अपने एक कैंडिडेट के हक में वोट डलवा के उसको सेनेटर मुंतखब भी करवा दिया। सो आई थिंक कि वो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का आर्ट है वो जरदारी साहब उससे वाकिफ हैं। और अगर पंजाब में कोई इस तरह की वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं परवेज इलाही साहब के साथ, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो जल्द आपको हॉट वाटर्स में दिखे वहां पर। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे नदीम साहब आप बताएं ज़रा, सेनेट के ऊपर आ जाते हैं। एमक्यूएम कहती है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट व्हाई नॉट अस, मतलब खालिद मकबूल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि व्हाई नॉट अस। और अगर ये चीज़ होती है और उसके बाद ये पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे एग्री कर जाती है, यूसुफ रज़ा गिलानी मिल के भी आए हैं, तो फिर क्या होने जा रहा है जी सेनेट के अंदर? एमक्यूएम जो है अपने पत्ते बहुत ही एहसन अंदाज से वो खेल रही है कि जिस तरह से सिंध में उनकी एक सीट नहीं आनी थी, 2 सीटें उन्होंने सेनेट में ले ली हैं। वो इमरान खान की भी यानी कि बेहतरीन लॉयल बन के उन्होंने दिखा दिया है, और अब भी वो बार्गेन पोजीशन में बेहतर अंदाज से अपने आप को पेश वो कर चुके हैं। और सेनेट के चेयरमैन के लिए तो जैसा कि देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है स्पीकर रह चुके हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, तो जस्ट वो मेंबर बनने के लिए तो नहीं आए ना। तो वो सेनेट चेयरमैन के इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत उम्मीदवार हैं, और कोई बईद नहीं कि वही चेयरमैन होंगे। और यहाँ पे फिर इनको अजीमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखें अगला जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को सबोटाज करने के लिए यही होना था कि अपर हाउस में ये अपोजिशन हो और लोअर हाउस में पीटीआई मौजूद है, क्योंकि कानून साजी इसी की मोहताज होती है अपर हाउस की। यहाँ से जब तक कोई चीज़ अप्रूव नहीं होगी उस तरह से उस पर काम नहीं हो सकता। अच्छा, फिर जो चेयरमैन सेनेट है इन्हीं को सदर भी बनना होता है। ये पॉइंट ज़रूर आपको ध्यान में रखिएगा कि चेयरमैन सेनेट सदर मुमलिकत पाकिस्तान वो बनते हैं जो सदर की अदम मौजूदगी में। तो सारी चीज़ ही इसी सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है। इसके गिर्द ही पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल करीब की सियासत है वो इस सीट के गिर्द घूमेगी। ये आगे आप देखेंगे। यशफीन, मुझे बताएं, चेयरमैन सेनेट अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस वक्त नंबर गेम से लग रहा है, जो पहले हमने देखा है जिस तरह वो सेनेटर बने हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी अगर चेयरमैन सेनेट के लिए आ जाते हैं तो हुकूमत का जो अपना बिजनेस चलाना है वो तो मेरे ख्याल में नामुमकिन होता नजर आएगा, बिकॉज कोई लॉ मेकिंग नहीं होगी। अगर अपर हाउस की तरफ से कोई एंडोर्समेंट या सपोर्ट नहीं आएगी तो पार्लियामेंट क्या करेगी फिर अंदर? अच्छा, जहां तक ईवान को चलाने का मामला है, गिलानी साहब की पर्सनैलिटी से हम सब वाकिफ हैं। फंक्शनिंग की जहां तक बात है, वो पहले स्पीकर रह चुके हैं, बतौर वज़ीर आज़म भी हमने उनको काम करते हुए देखा है। एज प्राइम मिनिस्टर उनको बाकी पार्टीज को साथ लेके चलते हुए देखा है, पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस देते हुए देखा है। तो मैं नहीं समझती कि वो पर्सनैलिटी का कोई मसला होगा। लेकिन जो दूसरी बात नहीं यशवीन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यशवीन सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बात आपकी वैलिड है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर क्या आपको लगता है कि पीडीएम इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएगी कि वो पीटीआई वालों की बात सुने और उनकी बात माने? ये मेरा सवाल है। नहीं, देखिए, जब मेरा ख्याल है कि जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आप आ जाते हैं तो कुछ चीज़ों से फिर आप बियॉन्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं जो असल कमेंट करना चाह रही थी आपके सवाल के दूसरे हिस्से के ऊपर कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को अपना बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक बिजनेस है कौन सा जो गवर्नमेंट चला रही है फ्लोर पे? वो थोड़ा सा अगर बता दें तो फिर मैं उसके ऊपर कमेंट कर लूंगी कि क्या वो चलाना आसान होगा कि नहीं। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि पिछले 2.5-3 साल से ऑपोजिशन का ये रोना है कि कोई ढंग की बात जो है ये फ्लोर पर आने ही नहीं देते। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को अल्लाह जो है वो उनकी मगफिरत करे। आपने देखा कि सेनेट में उनकी और जो है वो फैसल जावेद खान और वो जो एक चपकलिश का सिलसिला, हमने नेशनल असेंबली और सेनेट के सेशंस के अंदर यही सब कुछ देखा है। अगर आपने कौमी असेंबली की बात करनी है तो यहाँ पे फवाद चौधरी साहब की जो है किसी ना किसी के साथ हम आए दिन देखते थे कि तल्ख कलामी हो रही है और फिर उसके बाद वॉकआउट हो रहा है, बॉयकॉट हो रहे हैं सेशंस के। तो हमने तो पार्लियामेंट के अंदर तो कोई बिजनेस देखा है ही नहीं, ना ऑपोजिशन की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई डोंट रियली थिंक उस फ्रंट के ऊपर गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा। नदीम साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड, मुझे जरा बताएं हुकूमत और ऑपोजिशन
क्या निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आ पाएगी? क्या चीज़ें कहीं पर आपको अगले 2.5 साल क्या रोलर कोस्टर राइड नज़र आ रही है, या आपको लगता है शायद कुछ चीज़ें चलने लग जाएं? देखिए, ये नई सिस्टम ये इसी तरह से चलेगा, सिस्टम ये, और ये बातचीत का तो वो है ही नहीं। देखें, सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, और सियासत में कभी किसी भी जमात के दरवाजे बंद नहीं होते, और सियासत के खेल ऐसा है कि उकाब के नीचे से, जो पहाड़ पे बैठा हुआ उकाब है, उसके नीचे से आप अंडा निकाल के ले आएं, ये नामुमकिन चीज है। लेकिन एक सियासतदान ये भी मुमकिन बना सकता है। लेकिन इमरान खान एक दूसरी तरह के सियासतदान हैं, क्योंकि ये कप्तान रहे हैं। ये बोलते हैं सिर्फ मैं ही खेलूंगा, दूसरा कोई नहीं खेल सकता, तो मेरी ही मर्जी की प्लेसिंग होगी जहां पे मैं अपनी फील्ड लगाना चाहूं। तो लेकिन सियासत ये अलग है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान, 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना एक अलग बात है, और इसके अंदर जो इनकी अपनी टीम है, कोर टीम है, लेकिन 50+ की तो इनकी कोर टीम है, वो भी एक पेज पर नहीं आते। जबकि ये बार बार बात होती है कि तमाम इदारे एक पेज के ऊपर हैं, जबकि अगर आप देखें, आप जितने भी इनके साथ निजी महफिलों में बैठे जितने मिनिस्टर्स हैं, तो वो भी यही कि बरमला इजहार करें कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी अपना काम सही समत में नहीं कर सकी है। अवाम की जो तवक्कुआत थी उसको उससे ठेस पहुंची है, वो पूरी नहीं हुई। महंगाई है, करप्शन है, हर चीज है। तो इमरान खान नीचे देखें आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वन वे यानी ट्रैक के ऊपर आप चल रहे हैं और आप ही की गाड़ी दूसरी गाड़ी वहां नहीं चल सकती। ठीक हो गया। यशवीन, मुझे जरा एक चीज बताएं, आपकी तरफ से भी लास्ट कमेंट मुझे इस पे बताइएगा। वो जो कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हो गई, लेकिन उसके बाद हमने कल देखा कि दोबारा से एलिगेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी हमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस एन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही कह रही थी कि जी रात को दरवाजे नॉक करके देखे जा रहे थे कि तुम लोग हो नहीं हो। ये फिर किस किस्म के, ये क्या हो रहा है? फिर इसका मकसद ये है कि फिर वाकई ही कोई और सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है और ये डमीज या पपीज की तरह आगे खेल रहे हैं। क्या कहेंगी? देखिए ना, ये एक बड़ी लंबी डिबेट और डिस्कशन है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, फिर उसके ऊपर बात करने के लिए एक अलग नशिस्त की शायद जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये जो एक एटीट्यूड है गवर्नमेंट का भी और ऑपोजिशन का भी, जो बात अभी थोड़ी पहले नदीम साहब भी कर रहे थे कि आप जीत जाएं तो मामला ठीक है। ये इशू सुप्रीम कोर्ट के साथ है कि आपके हक में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ का बोलबाला करती है, लेकिन आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है। यहाँ पर जो है वो फैसले मेरिट के ऊपर नहीं होते, यहाँ पे फैसले किस तरह से होते हैं वो हम सब जानते हैं। इस किस्म की तकारीर हम सुनते हैं उस अफेक्टेड पार्टी की तरफ से। तो आई थिंक ये मामला भी वही है कि वही इस्टेब्लिशमेंट एक दिन पहले जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, बैक नहीं कर रही थी, अगले ही दिन उस इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि बैक करे और सपोर्ट करे। ठीक हो गया। यशवीन जमाल, थैंक यू वेरी मच। नदीम रजा साहब, थैंक यू जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताऊंगा कि मेरे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो जो मेरिट का जनाजा कैसे निकल रहा है, कैसे 2 नंबरियाँ हो रही हैं, और मेरा वज़ीर आज़म ये कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मदीना की रियासत बनाऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मेरे मुल्क के साथ कौन क्या कर रहा है। मेरे ख्याल में जिसका जब दाव लगता है वो अपना दाव पूरा लगाता है, और जिसका दाव नहीं लगता वो दाव नहीं लगा पाता। जितनी मर्जी करप्शन की दावेदार हो जाए इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन काम दिखाने वाले काम दिखाते हैं। नाज़रीन, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आपने इसका नाम सुना होगा। ये जिसको हम लोग पुराना स्टाफ कॉलेज भी कहते थे, ये वो कॉलेज है जहाँ पर BPS 20 के लोगों की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद इनकी प्रमोशंस होती हैं फॉर 21। सबसे क्रिटिकल ग्रेड जो है वो 20 से 21 का है, क्योंकि 21 से 22 जो ग्रेड है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है या उनकी डिसीजन होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेड
इन द सर्विस, अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की और इसमें नाज़रीन जो मैं आपसे बात बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप बड़े, हम लोग अक्सर कहते हैं ना जी, वो सिलेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, सिलेक्टर्स तो हर जगह ही सिलेक्टर शायद बैठे हुए हैं। आपको मैं इससे बताना चाहूँगा, यहाँ पर 3 पोजीशंस हैं डीन्स की, जिनका जो एक्सपीरियंस है वो 22 साल होना चाहिए। ये ज़रा आप अपने जहन में रखना है, 22 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 डीन्स की पोजीशन एडवर्टाइज हुई हैं जिनका एक्सपीरियंस 22 साल होना चाहिए, जो एमएड होंगे, मास्टर्स होंगे या पीएचडीज होंगे। फेयर इनफ। ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा कि एक डीन की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। मेरा थोड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट था कि ये रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो गई, और पता चला कि वो जो 22 साल है वो 22 साल नहीं, वो उस एक स्पेसिफिक डीन की पोजीशन के लिए 15 साल हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये 15 साल क्यों हुआ है, क्या वजह है इसकी। 38 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, जिनमें पीएचडी, पोस्ट डॉक्स और मास्टर्स के लोग थे। मैं अब ज़रा शशोपंज में था कि अब इन 38 में से कौन सा बंदा इनमें से होगा, लेकिन अहमद नज़ीर वड़ाइच, ये नाजरीन 24वें कॉमन से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने टोटल अपनी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी, और उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और ये ऑड जॉब्स के अंदर चले गए थे। 7 साल की इन्होंने सर्विस की और उसके बाद लीव पर चले गए। लीव पे जाने के बाद मेरे ख्याल में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ अर्से बाद ही रियलाइज़ कि नहीं, मुझे तो दोबारा आना चाहिए। तो अब वापस जाने का तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा बेस्ट तरीका वही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी, जिनके साथ मैंने सर्विस की, उन्हीं के पास जाता हूँ और उन्हीं के पास जाके उनसे कहता हूँ कि यार तुम लोग मेरे लिए कुछ करो, मैरिट को छोड़ो, ये 38 लोग डॉक्टर्स, पीएचडीज, इनको जहन्नुम में डालो, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे तुम लोगों को हायर करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ निभाना है। एक करप्शन की एक और दास्तान शुरू होती है, और इनके लिए जी इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, जबकि तमाम एक्सपीरियंस के जितने भी लोग हैं उन सबको इन्होंने साइडलाइन कर दिया। अब इसमें 2-3 और चीज़ें, एडवर्टिजमेंट होती है न्यूज़पेपर में, बिल्कुल होती है जिस तरह बाकी की होती है। एडवर्टिजमेंट से पहले इस यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर साहब हैं, जिनका नाम अजमत रांझा है, अजमत रांझा साहब से अहमद नज़ीर वड़ाइच साहब के कोऑर्डिनेशन कॉन्टैक्ट होता है, विच कैन बी वेरीफाइड, चेक्ड बाय देयर टेलीफोन लॉग्स एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीजी एडमिन जो हैं दाऊद साहब, ये भी बिल्कुल अपने जिस तरह रेक्टर साहब कर रहे थे उनका भी राब्ता, उन्होंने कहा नहीं तुम फिक्र ना करो, हम हैं ना, लोगों को छोड़ो, मेरिट को छोड़ो, इन सारी चीज़ों को छोड़ो यार, तुम 24वें कॉमन के हो, हम तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि हम भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, तुम भी पाकिस्तान, क्या हो गया अगर तुमने 7 साल बाद नौकरी छोड़ दी, आज तुम्हें अगर याद आ गई तो हम तुम्हें अकोमोडेट करेंगे, मेरिट को छोड़ो। इमरान खान तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। इसकी मेरे लिए जो इससे मज़ीद तकलीफदेह चीज़ थी, इस पूरी ऑफिशियल जो मेंबर्स बोर्ड का इंटरव्यू बना, जिन्होंने इंटरव्यू किया, पैनल बना, उसके अंदर रेक्टर साहब तो ऑब्वियसली थे, उसके अंदर हमारे पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर एजाज मुनीर भी शामिल थे। नाज़रीन, जिनको ब्यूरोक्रेसी का पता है या जिनको नहीं पता, मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल सेक्रेटरी पाकिस्तान का वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होता है। सो दैट मीन्स सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी अंदर थे, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और साहब जावेद सादिक, आप पुराने लोगों को याद आ गया होगा, ही वॉज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ वंस ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो भी इस पैनल में थे। और इन्होंने उन 37 लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया, उनको कहा तुम शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए, और अहमद नज़ीर वड़ाइच साहब को रेक्टर के लिए हायर कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हालात हैं, ये मेरिट है, जनाजा निकालने के लिए मेरिट का ये ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। इमरान खान साहब, आप लोग बहुत दावेदार हैं कि जी हम मदीना की रियासत लेकर आएंगे, मेरिट पे लोगों को रखना तो पहले शुरू कर दें। अनलेस और अनटिल हुकूमत, इमरान खान और मेरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को सीरियस ओनरशिप नहीं लेगी, ऐसे बहुत से अहमद नज़ीर वड़ाइच, ऐसे बहुत से अजमत रांझा साहब, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और यूं ही आपको और इस कौम को बना कर चले जाएंगे। कोशिश करें कि ऐसे लोगों से पाकिस्तान को आज़ाद करें, और मेरे ख्याल में अगर ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाए तो आई वुड रियली वांट कि इन चीज़ों को चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। आप वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की बहुत बात करते हैं, आईबी वालों से को ज़रा चेक करके बता दें यहाँ पर क्या हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।